तो प्यारे बच्चों अपन ध्यान रखें, अपन ने पढ़े हैं संभाग। तो जिले और संभाग, तो पहले जिले के बारे में बता देता हूं क्योंकि ये लास्ट क्लास है इस टॉपिक की अब, और जिले और संभाग के बारे में जब पढ़ेंगे तो अपने यहाँ पर शुरुआत में जब हीरालाल शास्त्री मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो हीरालाल शास्त्री जी मुख्यमंत्री थे तो उस समय 25 जिले और 5 संभाग से संभागीय व्यवस्था शुरू की थी। तो मैंने आपको बताया था कि भाई संभागीय व्यवस्था की शुरुआत कब हो रही है, तो संभागीय व्यवस्था की शुरुआत हुई थी 30 मार्च 1949 को। तो तारीखें थोड़ी याद रखें तो ज्यादा अच्छा है। 30 मार्च 1949 को संभागीय व्यवस्था प्रारंभ होती है। इस संभागीय व्यवस्था प्रारंभ हुई उस समय अपने यहाँ पर 25 जिले और 5 संभाग होते थे। कितने जिले? 25 जिले और 5 संभाग होते थे। संभागीय व्यवस्था चालू कर रहे हैं और ये मुख्यमंत्री हीरालाल जी शास्त्री। फिर बाद में देखो 26वां जिला बना है, वो आपका अजमेर बना है। यहाँ अपन ने ये और बताया था कि 26वां जिला अजमेर बनता है। तो 1 नवंबर 1956 को 26वां अजमेर जिला बनता है। अजमेर जब जिला बनता है तो तारीख याद रखना है 1 नवंबर 1956 को। यहाँ अजमेर केवल जिला बनाए, अजमेर केवल क्या बनाए? यहाँ पर जिला बनाए, यहाँ अजमेर संभाग नहीं बनाए। तो ये अजमेर जिले के बारे में ध्यान रखेंगे। और जिस समय ये अजमेर बना है उस समय मुख्यमंत्री है मोहनलाल सुखाड़िया जी। तो मोहनलाल सुखाड़िया जी के समय पर अजमेर आपका जिला बनता है। हीरालाल शास्त्री जी के समय पर आपके ये संभागीय व्यवस्था प्रारंभ होती है और मोहनलाल सुखाड़िया जी के समय आपका 26वां जिला अजमेर बना। इसके बाद अगला कहीं चेंज आ रहा है तो वो वापिस मोहनलाल सुखाड़िया जी का ही टाइम पीरियड चल रहा है। और मोहनलाल सुखाड़िया जी ने 24 अप्रैल, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, मोहनलाल सुखाड़िया जी ने 24 अप्रैल 1962 को संभागीय व्यवस्था समाप्त कर दी थी। आपके यहाँ जो संभागीय व्यवस्था चल रही है तो ये संभागीय व्यवस्था समाप्त कर दी। तो मैंने ये बताया था संभागीय व्यवस्था शुरू करी है वो व्यक्ति कौन है? हीरालाल शास्त्री। और संभागीय व्यवस्था समाप्त कर दी तो वो समाप्त कर दी, तो जो समाप्त कर दी ना, ये मुख्यमंत्री पूछे जाते हैं। तो यहाँ ध्यान रखना है मोहनलाल जी सुखाड़िया। 24 अप्रैल 1962 को जिस समय संभागीय व्यवस्था समाप्त की उस समय 26 जिले और 5 संभाग थे। अब 26वां जिला ये अजमेर बन चुका है क्योंकि 1956 में ही बन गए, तो समाप्त कर रहे हैं ना, तो जिले हो गए 26। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि शुरुआत की थी संभागीय व्यवस्था, उस समय तो जिले थे 25, और जब संभागीय व्यवस्था समाप्त कर रहे हैं उस समय जिले कितने हो गए? 26। तो 26वां जिला अजमेर था और 5 संभाग थे। बाद में क्या हुआ कि ये 27, 28, 29, 30 ऐसे जिले बढ़ते गए। तो मैंने इस प्रकार बताया कि 27वां जिला, ध्यान दो, 27वां जिला बना था धौलपुर। तो धौलपुर जब जिला बना है 27वां, उस समय ये 1982 में बनता है। तो धौलपुर 15 अप्रैल 1982 को 27वां जिला बनता है। और उस समय के जो मुख्यमंत्री है ना, वो है शिवचरण जी माथुर साहब। तो शिवचरण माथुर के शासनकाल में धौलपुर आपका 27वां जिला बनता है। तो 26वां जिला आपका बना अजमेर, 27वां बन गया धौलपुर। फिर आपके 28, 29 और 30वां जो जिला है ये एक साथ बने, जिनमें अपन ने पढ़ा था 12, एक बना था आपका दौसा और एक बना था आपका राजसमंद। तो 12, दौसा और राजसमंद 3 जिले, जिनको आप शॉर्ट में 12, दौसा और राजसमंद BDR कह सकते हैं। ये जो जिले बनते हैं ना, ये आपके 10 अप्रैल 1991 को बने, 10 अप्रैल 1991 को बनते हैं। और इस समय जो मुख्यमंत्री हैं, CM साहब है, वो है आपके भैरू सिंह जी शेखावत। तो भैरू सिंह शेखावत के समय ये वापिस आपके जिले बनते हैं, भैरू सिंह शेखावत। तो ये उस समय मुख्यमंत्री होते थे। तो 28, 29 और 30, 12, दौसा, राजसमंद 3 जिले और बना दिए गए। तो ये आपके हो गए 28, 29, 30 और मुख्यमंत्री हैं आपके भैरू सिंह जी शेखावत। फिर भैरू सिंह जी शेखावत के समय ही और जिले बने हैं। जैसे मैं यहाँ ये बता देता हूँ, यहाँ पर भी मुख्यमंत्री कौन है? भैरू सिंह जी शेखावत साहब। और अब 12, 28, 29, 30 पढ़ लिए। अब 31वां जो जिला बना है, ध्यान रखना है, 31वां जिला बना है हनुमानगढ़। 31वां जिला आपका हनुमानगढ़ बना। ये आपके बनता है 1994 में।
12 जुलाई 1994 हनुमानगढ़ बना, यही भैरू सिंह जी के शासनकाल में। और 32वां जिला आपका जो बना ये बनता है करौली, तो 32वां जिला आपका करौली बनता है, ये 1997 को बनता है, तो ये 32वां जिला आपका करौली बन जाता है। तो भैरू सिंह जी शेखावत के समय आपको 5 जिले याद रखने हैं। देखो 26वां जिला बनता है अजमेर, तो मोहनलाल सुखाड़िया जी। 27वां जिला बनता है धौलपुर, तो शिवचरण माथुर जी। 28, 29, 30, 31, 32 ये जो 5 जिले हैं ये भैरू सिंह जी शेखावत के शासनकाल में बनते हैं। इस प्रकार थोड़ा यहाँ ध्यान रखना है। आगे जो चेंज आ रहा है वो आपका 33वां जिले से आ रहा है। अब 33वां जिला जब प्रतापगढ़ बनता है उस समय मुख्यमंत्री कौन होती है, तो 33वें जिले के समय आपके वसुंधरा राजे सिंधिया, यानी जो आपके मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री रही थी, तो वसुंधरा राजे सिंधिया जी के समय पर यहां आप थोड़ा ध्यान रखेंगे 26 जनवरी 2008 ये राजस्थान का 33वां जिला बना है प्रतापगढ़। तो राजस्थान का 33वां जिला आपने पढ़ा होगा, पहले ये प्रतापगढ़ जिला बनता है, तो 33वां जिला प्रतापगढ़ बना है। तो प्रतापगढ़ का जो गठन हुआ तो अपन ने ये बताया हुआ है कि यहां पर चित्तौड़गढ़, इसके बाद उदयपुर और इसके बाद बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और बांसवाड़ा जिले का विभाजन किया गया और ये जिला आपका नया प्रतापगढ़ बनाया गया। इस प्रकार ये 3 जिले आपके पुनर्गठित करके और नया जिला आपका बनाया गया प्रतापगढ़। तो चित्तौड़गढ़ से अपन ने 3 तहसीलें ली थी जिसमें मैंने आपको वो बता रखा है। एक तो थी आपकी खुद प्रतापगढ़ी, एक थी आपकी छोटी सादड़ी, प्रतापगढ़ लिया था, छोटी सादड़ी लिया था, और एक आपका अरनौद लिया था। डिटेल्ड में आपने वहां पूरी जानकारी आप पिछली क्लास में इसके बारे में पढ़ सकते हैं। इसके बाद उदयपुर से अपन ने एक ली थी जिसका नाम था दारियाबाद, और बांसवाड़ा से भी अपन ने एक ली थी जिसका नाम था पीपलकूट। इस प्रकार आपके चित्तौड़गढ़, उदयपुर और बांसवाड़ा जिलों का पुनर्गठन करके राजस्थान का 33वां जिला प्रतापगढ़ बनाया गया था। इसके लिए एक समिति पूछी जाती है, तो ध्यान रखना है परमेश चंद्र समिति की सिफारिश पर, परमेश चंद्र कमेटी कहें या समिति कहें, तो परमेश चंद्र समिति की सिफारिश पर आपका 33वां जिला बनाया गया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार आता है कि प्रतापगढ़ जिले का गठन किस समिति की सिफारिश के आधार पर किया गया है, तो परमेश चंद्र समिति की सिफारिश के आधार पर आपके 33वें जिले प्रतापगढ़ का गठन किया गया है। इस प्रकार 33 जिले तो ये आपसे क्रम अनुसार बन गए। बाद में क्या आता है, अशोक गहलोत जी का शासनकाल होता है, और अभी आपने ध्यान दिया हो तो 7 अगस्त 2023 को, ध्यान समझो मैं क्या समझा रहा हूं, 7 अगस्त 2023 को अशोक गहलोत जी द्वारा आपके नए जिलों का और पुनर्गठन करके ये सीधे 50 कर दिए गए। अशोक गहलोत जी के शासनकाल के द्वारा सीधे ही जिले कितने हो गए, 34 से और 50 तक, यानी कि जिलों का गठन हो गया। 33वां जिला तो यही है, और 34 से 50, या आप यहां ऐसा कह सकते हैं कि 33 जिले तो ये हो ही गए हैं, और 34 से और 50 जिलों तक ये आपके हो गए। तो ये ध्यान रखना है, 34, 35, 36, 37 इस प्रकार 50 जिलों तक जो बनाने वाले थे मुख्यमंत्री वो थे अशोक गहलोत जी। फिर बाद में आ गई अगली सरकार, और अशोक गहलोत जी के द्वारा जो जिले बनाए वो तो आपके राम लुभाया समिति की सिफारिश के आधार पर बनाए, यानी अशोक गहलोत जी के शासनकाल में जिस समिति का नाम रिकमेंडेशन किया गया उसका नाम तो राम लुभाया वरिष्ठ IAS अधिकारी थे, इनकी अध्यक्षता में राम लुभाया समिति का गठन किया गया, और इस समिति की सिफारिश के आधार पर राजस्थान में 50 जिले और 10 संभाग हो गए थे। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। इस समिति की सिफारिश पर राजस्थान में कुल कितने हो गए, 50 तो हो गए जिले, 10 हो गए संभाग। इन 10 संभागों में जो 3 नए संभाग बनाए, आपसे ये पूछे जा सकते हैं कि 3 नए संभाग कौन से हैं। तो ये जो 10 संभाग है इनमें 3 नए संभाग में एक तो होता था पाली, एक होता था सीकर, एक होता बांसवाड़ा। तो पाली, सीकर, बांसवाड़ा 3 नए संभाग बना दिए गए। बाद में क्या आता है, सरकार चेंज हो जाती है, और भजन लाल जी शर्मा, यानी भजन लाल जी शर्मा वर्तमान के जो आपके मुख्यमंत्री हैं, इन भजन लाल जी शर्मा के शासनकाल में वापिस जिलों को चेंज करके, और ये तारीख याद रखनी है आपको, 29 दिसंबर 2024। अब यहाँ समिति का गठन कर रहे हैं, तो वो जो समिति है ना जिसने ये समाप्त किए हैं उसका नाम है ललित कुमार पवार समिति। तो आप इसको ललित के पवार कह सकते हैं। ललित के पवार समिति की सिफारिश पर अपन ने ये वापिस जिले कितने कर दिए, 41 कर दिए। तो ललित के पवार समिति की सिफारिश पर इन जिलों को वापिस घटा करके टोटल 41 जिले
और संभाग कर दिए गए 7। इस प्रकार आपके जो ये 3 संभाग थे ना, ये तीनों संभाग कर दिए गए थे समाप्त, और वर्तमान में 41 जिले और 7 संभाग है। तो पिछली जो 2 क्लास आपने जो पढ़ी, उन दोनों क्लासों का मैंने आपको रिवीजन करवा दिया है। अगर ये डिटेल्ड में आप पढ़ना चाहते हैं तो आप 2 क्लास और पिछली देख लीजिए, और यदि पहले से पढ़े हुए हैं तो आपको ये रिकॉल हो गया होगा, और एकदम से ये आज तक का अपडेट है पिछले 2 क्लासों का। अब थोड़ा सा संभाग के बारे में बता देते हैं। संभाग भी हमने 3 पढ़ा दिए हैं, तो 3 जो संभाग पढ़ा दिए उनमें एक संभाग अपन को बीकानेर संभाग पढ़ा दिया, तो राजस्थान का बीकानेर संभाग पढ़ा चुके, तो बीकानेर संभाग, और दूसरा संभाग मैंने आपको जोधपुर संभाग पढ़ा दिया है। तो बीकानेर संभाग और जोधपुर संभाग 2 आपको मैंने पढ़ा दिए, और तीसरा संभाग मैंने आपको जयपुर संभाग पढ़ा दिया है। तो 3 संभाग आपको मैं पढ़ा चुका। बीकानेर संभाग में मैंने से बताया है कि राजस्थान के 4 जिले बीकानेर संभाग में हैं। इस समय राजस्थान के 8 जिले, सबसे ज्यादा जिले हैं 8, वो जोधपुर संभाग में, और जयपुर में आपके राजस्थान के 6 जिले। तो इनके बारे में डिटेल जानकारी के लिए आप पिछली क्लास को देख लें, जहां पर ये आपको पढ़ा रखे हैं। आज अपन प्यारे बच्चों नई शुरुआत करते हैं, और आज अपना राजस्थान का जो नया संभाग रहने वाला है वो आप सबसे पहले उदयपुर संभाग से बात करते हैं। तो 3 तो वो पढ़ाई दिए, आप अपने रजिस्टर में चौथी हेडिंग डालेंगे उदयपुर संभाग। ये आप उदयपुर संभाग आज के लिए हेडिंग डाल लो, उदयपुर संभाग। यहां चित्र में देखो साहब, इस प्रकार राजस्थान के दक्षिणी भाग में यहां आपका ये जो संभाग है ना, ये आपका उदयपुर संभाग है, उदयपुर डिवीजन। इस उदयपुर डिवीजन की बात करते हैं तो यह उदयपुर डिवीजन में आपके यहां पर जिस प्रकार से ये उदयपुर डिवीजन चल रहा है, तो आपके जो जिला है ना, तो मैं यहां बता देता हूं। उदयपुर जिले में आपके 6 जिले हैं। उदयपुर डिवीजन में कितने जिले हैं? 6। तो पहले आपको ध्यान रखना है कि उदयपुर में 6 जिले हो गए। अब जो वो 6 जिले हैं उनके बारे में देखो साहब। एक तो जिला आपका उदयपुरी है, और उदयपुर संभाग का हेडक्वार्टर भी आपका उदयपुरी है। तो संभागीय आयुक्त, जिनको आप डिवीजन कमिश्नर कहते हैं, वो आपके यहाँ बैठेंगे। यानी हेडक्वार्टर पर क्या होता है, संभाग का जो सबसे प्रमुख अधिकारी होता है ना, उसको आप बोलते हैं संभागीय आयुक्त। तो संभागीय आयुक्त जहां बैठेगा, यानी कि जिले के जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं, डीएम साहब है, वो कहाँ रिपोर्ट करेंगे, तो इस हेडक्वार्टर पर रिपोर्ट करते हैं। तो ये सीनियर या वरिष्ठ आईएएस अधिकारी होते हैं। संभागीय आयुक्त जो बन रहे हैं ये वरिष्ठ आईएएस अधिकारी होते हैं, जो आपके संभागीय आयुक्त के रूप में यहाँ पर चुने जाते हैं। तो वो हेडक्वार्टर पर बैठते, इसलिए कहा जाता है कि उदयपुर जिला होगा और उदयपुर इसका हेडक्वार्टर होगा। दूसरा, उदयपुर से एक नया जिला बना दिया सलूम्बर। उदयपुर से नया जिला क्या बना दिया आपका? सलूम्बर एक नया जिला बना रखा है उदयपुर से, तो वो इसमें शामिल हो गया सलूम्बर, दूसरा जिला। तीसरा जिला प्रतापगढ़, जो आपके नवगठित 33वां जिला होता था, वो भी इसी में है। चौथा जिला आपका चित्तौड़गढ़, जहां सबसे ज्यादा नदियों का उद्गम आपने पढ़ा है, तो वो आपका चित्तौड़गढ़ यहीं पर है। इसके बाद एक जिला आप पढ़ेंगे इसमें बांसवाड़ा, और एक जिला आप पढ़ने वाला है डूंगरपुर। तो देखो, उदयपुर है, सलूम्बर है, प्रतापगढ़ है, चित्तौड़गढ़ है, बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, ये आपके 6 जिले उदयपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं। इन 6 जिलों में आप जो आगे की जो विशेषता पढ़ेंगे वो यहाँ रहता है कि देखो, उदयपुर डूंगरपुर इस प्रकार जाते हैं, तो डूंगरपुर से ऊपर आता है सिरोही। आपने ऐसे पढ़ा हो तो यहाँ एक होता है गंगानगर, इसके बाद होता है बीकानेर, इसके बाद होता है फलौदी, फिर इसके बाद होता है जोधपुर, फिर इसके बाद होता है बाड़मेर, यहाँ होता है आपका जालौर, यहाँ होता है आपका सिरोही। तो देखो, ये जो 3 जिले ऊपर वाले, ये यानी कि यहाँ तक तो आपका बीकानेर संभाग पढ़ा। इसके बाद में आपने फलौदी जोधपुर संभाग में पढ़ लिया, और यहाँ तक आ गए, ये बाड़मेर आ गया, फिर ये जालौर सिरोही है तक। इसका मतलब ये आपका एक तो आप कौन कौन से कल आपसे पढ़ चुके, ये बीकानेर संभाग, और दूसरा आपने जो यहाँ पर सीमावर्ती संभाग इस प्रकार जो पढ़ा, उस संभाग का नाम मैं बता रहा हूँ आपका जोधपुर संभाग। तो ये आपका बीकानेर संभाग, ये आपका जोधपुर संभाग, और नीचे इधर से आपका उदयपुर संभाग। तो उदयपुर संभाग है ना, ये यहाँ पर, ये नीचे इधर से, तो ये उदयपुर संभाग गुजरात से सीमा बनाता है। उदयपुर संभाग की सीमा किससे लग रही है? आपके गुजरात से।
और इधर जो सीमा बन रही है ये आपके मध्य प्रदेश से बन रही है। तो ध्यान रहे बच्चों कि ये उदयपुर संभाग राजस्थान का सबसे दक्षिणी संभाग है, जो गुजरात और उदयपुर के सीमावर्ती इधर मध्य प्रदेश से लगता है। बीच में जब 10 संभाग हो गए थे तो यहाँ एक 3 जिलों वाला यानी कि बांसवाड़ा भी संभाग बना दिया गया था, और वर्तमान में बांसवाड़ा संभाग नहीं है, तो ये उदयपुर संभाग का हिस्सा है। तो ध्यान रहे उदयपुर, सलुम्बर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर ये जिले इसमें शामिल है। अब इसका यदि क्वेश्चन बनेगा तो वो यूनिक क्वेश्चन आपका सलुम्बर को लेकर के बन सकता है। प्रश्न क्या रहेगा कि नया जिला सलुम्बर का गठन कब हुआ है। ध्यान रखना है, ये मैं क्वेश्चन यहां लिख देता हूं, किसके बारे में पूछ रहे हैं, सलुम्बर, यानी कि जो नया जिला आपका सलुम्बर है ना, इसका गठन पूछ सकते हैं। तो नया जिला सलुम्बर का गठन वही आप 7 अगस्त और 2023 लिखेंगे। और किसके शासनकाल में बना है, तो उस समय सीएम कौन है, तो उस समय सीएम आपके अशोक जी गहलोत है। ध्यान रखना है किसके समय में बना है ये पूछ रहे हैं अपन से, तो मुख्यमंत्री कौन है, अशोक गहलोत। या बालोत्रा पूछा जाए तो भी वो 7 अगस्त 2023 को, मुख्यमंत्री कौन है, अशोक गहलोत। तो सलुम्बर आपका नया जिला है, ये आपसे पूछा जा सकता है कौन से संभाग में है। एक बात तो ये जानकारी याद रखें। इसके बाद इस संभाग की जो प्रमुख विशेषता है वो देखो, उदयपुर संभाग, उदयपुर संभाग के जो क्वेश्चन इसमें बनते हैं उसमें एक तो होता है यहां सर्वाधिक लिंगानुपात होता है, संगा यानी कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला संभाग है ये। इसके बाद इसकी एक विशेषता होती है, सर्वाधिक लिंगानुपात हो गया, सर्वाधिक जनजातियों वाला संभाग है, सर्वाधिक जनजातियों वाला संभाग, ये आपका ये भी पॉइंट याद रखना है। सर्वाधिक लिंगानुपात हो गया, सर्वाधिक जनजाति हो गया। और एक याद रखना है न्यूनतम साक्षरता वाला संभाग है। कल मैंने बताया था सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग आपका जयपुर है और न्यूनतम साक्षरता वाला संभाग आपका उदयपुर है। ध्यान रखना है आपके सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कोटा है, लेकिन संभाग पूछे तो जयपुर है। ये थोड़ा याद रखना है, नोट डाल के आप उस रजिस्टर में अपने में नोट कर ले बच्चों कि मैं क्या बता रहा हूं, वो ध्यान से देखना है। न्यूनतम, यदि आपसे ऐसे पूछ लिया जाए न्यूनतम साक्षरता और जिला पूछे जब तो उत्तर है कोटा, वो न्यूनतम साक्षरता जिला जब तो है जालोर। सर्वाधिक साक्षरता और जिला ही पूछे तो उत्तर है कोटा। न्यूनतम साक्षरता, अब देखो संभाग की बात करी जा रही है, संभाग कहता है तो आप लिखेंगे उदयपुर संभाग। उदयपुर जिला ने लिखकर उदयपुर का आगे ये संभाग शब्द जरूर लिखेंगे। और सर्वाधिक साक्षरता संभाग में ही, तब आप उत्तर जयपुर संभाग लिखेंगे। तब आप उत्तर क्या देंगे, जयपुर संभाग। इस प्रकार थोड़ा सा ध्यान रखें कि उदयपुर संभाग के बारे में डिटेल जानकारी है वो यही है कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला संभाग है। तो यहाँ पर सर्वाधिक लिंगानुपात वाला संभाग आपका राजस्थान का सबसे दक्षिण में जो संभाग है, एक तरफ आपको उदयपुर से, उदयपुर वाला हिस्सा आपके गुजरात वाली सीमा टच करता है, तो ये उदयपुर संभाग गुजरात और इधर मध्य प्रदेश की सीमा बनाता है। तो ये सर्वाधिक लिंगानुपात वाला संभाग हो जाता है। इसके बाद सर्वाधिक जनजातियों वाला संभाग हो जाता है। इसके बाद न्यूनतम साक्षरता वाला संभाग हो जाता है। ये इसके बारे में कुछ डिटेल्ड जानकारियां थी। यहाँ आप नोट में याद रखेंगे जिला की बात है, जब न्यूनतम साक्षरता वाला जिला आपका जालौर हो जाता है, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला आपसे पूछे तो कोटा है, न्यूनतम साक्षरता वाला संभाग आपसे बात करें तो संभाग स्तर पर उदयपुर याद रखना है और सर्वाधिक साक्षरता संभाग स्तर पर जयपुर याद रखना है। तो उदयपुर और जयपुर इस प्रकार अपन ने पढ़ लिए। तो अपन 4 संभाग पढ़ चुके हैं।
मैंने आपको बीकानेर संभाग पढ़ा दिया, एक आपको जोधपुर संभाग पढ़ा दिया, जयपुर संभाग पढ़ा दिया और अब ये उदयपुर संभाग पढ़ा दिया। इस प्रकार आपको 4 संभाग पढ़ा दिए और अगला संभाग अपन देखेंगे कोटा संभाग। कोटा संभाग, कोटा संभाग के बारे में जानकारी देखो साहब। तो देखो कोटा संभाग में 4 जिले हैं साहब। अब वो 4 जिले हैं, उसमें पहला तो कोटा ही हो गया, दूसरा आपका बूंदी हो गया, कोटा बूंदी, तीसरा एक जिला है आपका बारा, चौथा एक जिला है आपका झालावाड़। झालावाड़ तो कोटा बूंदी बारा झालावाड़ ये 4 जिले इसमें आते हैं और इसका हेडक्वार्टर जो संभागीय आयुक्त जहां बैठेगा वो आपका कोटा ही होगा। तो कोटा बूंदी बारा झालावाड़ इस प्रकार 4 जिले इस संभाग के अंतर्गत आते हैं और यहाँ का संभागीय आयुक्त डिवीजन कमिश्नर कहाँ बैठेगा, वो आपके कोटा बैठते हैं। इसका क्या मतलब समझा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, जो संभागीय आयुक्त जो उसको आप डीसी कहते हैं, डिवीजन कमिश्नर साहब होते हैं, ये डिवीजन कमिश्नर ही इस संभाग का पूरा कंट्रोल देखते हैं, इनके हाथ में नियंत्रण रहता है। तो जितने भी आपके जैसे मान लो 4 जिले हैं तो 4 जिले में 4 जिलों के जो जिला कलेक्टर है जिसको आप डीएम कहते हैं, जैसे मान लो एक होंगे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कोटा, एक होंगे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बूंदी, एक होंगे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आपके बारा और एक होंगे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आपके झालावाड़। तो ये जो 4 जिला कलेक्टर हैं या 4 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, ये जो यहाँ बैठे हैं ये सारे के सारे मिलकर के, यानी डीएम साहब कोटा, ये बारा, ये बूंदी, ये आपके झालावाड़, ये सभी मिलकर के इनको रिपोर्ट करेंगे। ऊपर जो इनको रिपोर्ट करेंगे ये संभागीय आयुक्त होते हैं। संभागीय आयुक्त कहाँ बैठे हुए हैं, जो आपका कोटा हेडक्वार्टर बना रखा वहां बैठे हुए हैं। तो ये एक तो ये जानकारी ध्यान रखनी। दूसरा, कोटा संभाग के बारे में क्या यूनिक विशेषता हो सकती है, तो इसकी एक सबसे इंपॉर्टेंट जो विशेषता होती है वो ये आता है कि सर्वाधिक नदियों वाला संभाग है साहब। ये ध्यान रहे, सर्वाधिक नदियां निकलती कहां से हैं, तो चित्तौड़गढ़ जिले से, लेकिन सर्वाधिक नदियों वाला संभाग। कल मैंने आपको पढ़ाया था सबसे कम नदियों वाला संभाग बीकानेर, तो यहाँ सर्वाधिक नदियों वाला संभाग आपके हो गया कोटा। कोटा संभाग में सर्वाधिक नदियां बहती हैं, तो सर्वाधिक प्रवाहित जल या सर्वाधिक नदियों वाला संभाग आपसे पूछे तो ये आप इस तरह एक यूनिक क्वेश्चन बनता है जो आप कोटा के बारे में बता सकते हैं। तो ये सर्वाधिक नदियों वाला संभाग आपका हो गया कोटा। इसके बाद कोटा मध्य प्रदेश से सर्वाधिक सीमा बनाता है। जो आपका मध्य प्रदेश राज्य है, तो मध्य प्रदेश राज्य से सर्वाधिक सीमा बनाने वाला संभाग आपका कोटा ही है। मध्य प्रदेश से सर्वाधिक सीमा, अब मध्य प्रदेश से जो सर्वाधिक सीमा बनेगी वो आपके कोटा संभाग की बनती है। ध्यान रहे, मध्य प्रदेश से सर्वाधिक सीमा, ये सीमा है इंटर स्टेट बाउंड्री, यानी कि अंतर राज्यीय सीमा, तो सर्वाधिक सीमा वाला संभाग, तो मध्य प्रदेश से सर्वाधिक सीमा वाला संभाग है। अब मध्य प्रदेश एमपी, उस पर सीमावर्ती जो संभाग है वो कितने हैं, जैसे मान लो ये मैं यहां लिखा देता हूं कि एमपी, मध्य प्रदेश से एक जो आपका संभाग लगेगा, तो सबसे ऊपर जो संभाग होता है ना वो आपका होता है भरतपुर। इसके बाद दूसरा जो संभाग होता है ना वो आपका होता है कोटा। तीसरा जो संभाग होता है ना ये आपका होता है अजमेर। हालांकि अजमेर का एक ही जिला लगता है जिसका नाम है भीलवाड़ा, लेकिन मध्य प्रदेश से सबसे कम सीमा बनाता है। तो मध्य प्रदेश से सबसे कम सीमा बनाने वाला संभाग पूछे तो आप अजमेर संभाग कहेंगे। मध्य प्रदेश से सर्वाधिक सीमा वाला संभाग है तो आपका कोटा संभाग है। और इसके बाद एक संभाग आपका लगेगा उदयपुर। इस प्रकार मध्य प्रदेश की सीमा पर 4 संभाग हैं। ध्यान रहे बच्चों, मध्य प्रदेश की सीमा पर संभाग कितने हैं, 4, भरतपुर, कोटा, अजमेर और उदयपुर। तो ये 4 जो संभाग है वो अपने अकेले मध्य प्रदेश राज्य से सीमा बना रहे हैं। सर्वाधिक सीमा बनाने वाला संभाग है तो उत्तर क्या देंगे, कोटा। और न्यूनतम सीमा बनाने वाला संभाग है तो वो अजमेर है। अभी थोड़ी देर बाद अजमेर संभाग पढ़ाऊंगा, वहां वो न्यूनतम वाली बात मैं लिखा दूंगा। तो इस प्रकार आपके मध्य प्रदेश से राजस्थान के 10 जिले सीमा बनाते हैं। उन 10 जिलों में से कौन कौन से जिले किस किस संभाग में है तो वो आप यहां पर देख सकते हैं। वो अब आपका अगला संभाग हो गया अजमेर। अजमेर संभाग ये राजस्थान का 6ठा संभाग है अजमेर। तो अजमेर संभाग का बन रहा है, ध्यान रखना है, जिस समय हीरालाल शास्त्री
संभागीय व्यवस्था शुरू करते हैं, यानी 1948 में, उस दिन अजमेर संभाग नहीं बनाए, अजमेर उस दिन जिला भी नहीं बनाए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हीरालाल शास्त्री जिस समय संभागीय व्यवस्था शुरू करते हैं ना, उस समय जिले अपने पूरे राजस्थान में 25 ही हैं, तो 25 जिले हैं और 5 संभाग है। इसका मतलब हीरालाल शास्त्री के शासनकाल में अजमेर ही नहीं है। अजमेर में अलग से धारा सभा हुआ करती थी, तो वो 30 सदस्य जो धारा सभा थी उसके अलग से मुख्यमंत्री होते थे हरिभाऊ उपाध्याय। तो वो 1952 में जब पूरी राजस्थान में चुनाव होते हैं तो पूरे राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं टीकाराम पालीवाल, और अलग से अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र के जो मुख्यमंत्री है वो होते हैं हरिभाऊ उपाध्याय। ये थोड़ा ध्यान रहे। इसके बाद अब आगे देखो, इस समय अजमेर जिला नहीं है, संभाग नहीं, कुछ भी नहीं है, लेकिन जब बात 7वें चरण तक पहुंचती है तो अपन ने देखा कि 1 नवंबर 1956 को, तारीखें याद रखनी है भाई, 1 नवंबर 1956 को अजमेर आपका 26वां इस समय जिला बन रहा है। अब देखो ये अभी तो 26वां जिला बना है। इसके बाद ये हो गया। इसके बाद जब हरदेव जोशी जी की सरकार आई, मुख्यमंत्री कौन है? हरदेव जोशी। तो इस समय जो सीएम साहब हरदेव जोशी थे, उनकी सरकार बनी तो संभाग व्यवस्था दोबारा चालू की गई थी। उस समय अजमेर को छठा संभाग बनाया गया था। अब जिस समय अजमेर छठा संभाग बन रहा है ना, वो तारीख आपके 1986-87 है, तो ये ध्यान रखना है, वर्ष 1987। तो अजमेर आपका इस प्रकार छठा संभाग बनता है। तो ये हो गई। अब अजमेर संभाग में जिले कितने हैं? तो एक तो अजमेर संभाग में अजमेर ही है, एक अजमेर हो गया। अजमेर से अपन ने नया एक जिला बना लिया जिसका नाम है ब्यावर। अभी बनाने को तो केकड़ी बनाया था गहलोत साहब ने, लेकिन भजन लाल जी की सरकार आई, केकड़ी जिला समाप्त कर दिया। तो ये अजमेर हो गया, ब्यावर हो गया। भीलवाड़ा इसमें पहले से ही था, भीलवाड़ा। इसके बाद नागौर था जो पहले से इसमें हुआ करता था, ये आपके नागौर। नागौर से जो अलग जिला अभी जो बनाया है गहलोत साहब के द्वारा, उसका नाम रखा गया डीडवाना कुचामन। ये डीडवाना और कुचामन दो शहर अलग अलग हैं, लेकिन जिला एक ही है, तो डीडवाना कुचामन। और अब एक और बच गया जिसमें है आपका टोंक। तो ध्यान रहे, अजमेर, ब्यावर, भीलवाड़ा, नागौर, डीडवाना कुचामन और टोंक, ये आपके अजमेर संभाग के जिले हो गए। अजमेर हो गया, ब्यावर हो गया, भीलवाड़ा हो गया, नागौर हो गया, डीडवाना कुचामन हो गया, और एक आपका टोंक हो गया। ये आपके सभी अजमेर संभाग के जिले हो गए। तो अजमेर संभाग का ध्यान रखें कि जब मुख्यमंत्री हरदेव जोशी जी होते हैं उस समय संभागीय व्यवस्था पुनः प्रारंभ की जाती है, दोबारा से शुरुआत की जाती है। तो मुख्यमंत्री हरदेव जोशी के समय आपका छठा जो संभाग बनता है वो आपका अजमेर होता है, और हरदेव जोशी के शासनकाल में ही अजमेर को आपको 7वां संभाग, छठा संभाग के रूप में स्थापित किया जाता है। तो ये आपका अजमेर। अब इसकी जो विशेषताएं, तो अजमेर संभाग के जो प्रश्न है या विशेषताओं से संबंध में जो आते हैं वो आप यहाँ देख सकते हैं कि पहला ये एक तो मध्यवर्ती संभाग है। पहली विशेषता क्या है इसकी कि ये राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग है। तो यहां याद रखना है कि राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग है आपका अजमेर संभाग। अब इसका मतलब क्या समझे, मध्यवर्ती संभाग है तो सभी संभागों से इसकी सीमा लगती है, सभी संभागों का सीमावर्ती संभाग है। इसका मतलब यह समझना है, आपसे दो प्रश्न घुमा के पूछ सकता है वहां कि राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग है, बीचों बीच में संभाग कौन सा है, तब भी आप उत्तर दे सकते हैं अजमेर संभाग। और सभी संभागों का सीमावर्ती संभाग है, यानी कि राजस्थान के जो बाकी के 6 संभाग बचे हुए हैं उन सभी संभागों की सीमा अजमेर संभाग से लगती है, इसलिए इसको सभी संभागों का सीमावर्ती संभाग कह सकते हैं। एक क्या याद रखना है कि जो अजमेर संभाग है ना, सबसे कम मध्य प्रदेश से सीमा बनाता है, मध्य प्रदेश से सबसे कम सीमा बनती है साहब। अब ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, क्यों पूछा जाता है इसके पीछे मैं एक रीजन बता देता हूं। सबसे अच्छा होता क्या है, मध्य प्रदेश की सीमा पर 10 जिले हैं। अब मध्य प्रदेश की सीमा पर 10 जिले हैं ना, उनमें सबसे कम जो सीमा बनाने वाला जिला है वो आपका भीलवाड़ा है। ध्यान से समझना प्यारे बच्चों, यहां पर ये क्या है, भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है। मध्य प्रदेश की सीमा पर 10 जिलों में सबसे कम सीमा बनाने वाला जिला है भीलवाड़ा। लेकिन अब बच्चा वहां संभाग देखता है तो वो समझता है अजमेर तो बीचों बीच में है यार, ये तो सीमा बनाता ही नहीं होगा, इसलिए कई बार गलत हो जाता है। ये प्रश्न परीक्षा में आया हुआ है, वहां पूछा जाता है मध्य प्रदेश की सीमा सबसे कम किस संभाग से लगती है।
तो ऑप्शन में होते हुए भी अजमेर उत्तर नहीं देते हैं बच्चे। क्यों? वो समझते हैं अजमेर तो बीच में है, ये तो कहाँ लगता होगा। तो ध्यान रहे, अजमेर तो बीच में है, वो जिले के रूप में है। यदि आप अजमेर संभाग का विस्तार देखेंगे तो अजमेर संभाग आपके भीलवाड़ा है। तो अजमेर संभाग में जो भीलवाड़ा जिला है ना, ये मध्य प्रदेश से सबसे कम सीमा बनाता है। मध्य प्रदेश से सर्वाधिक सीमा बनाता है झालावाड़ जिला, सबसे कम सीमा बनाता है आपका भीलवाड़ा। तो जो झालावाड़ जिला है ना, जो सर्वाधिक सीमा बना रहे, तो वो ध्यान रखना है, वो आपका कोटा संभाग में, इसलिए कोटा संभाग सर्वाधिक सीमा बनाता है। और जिला सबसे कम कौन बना रहा है? भीलवाड़ा। तो ये याद रखें, मध्य प्रदेश से सबसे कम जो सीमा है वो आपके भीलवाड़ा जिले की और अजमेर संभाग की लगती है। तो ये प्रश्न कई बार परीक्षा में रिपीट हो चुका है, बार बार परीक्षा में आता है। आता इसलिए क्योंकि भीलवाड़ा को ध्यान में रखते हुए उत्तर देते हैं, जब तो बच्चे समझ जाते हैं कि अजमेर की बात करी जा रही है, नहीं तो कई बार ये यूं ही गलत हो जाता है। इस प्रकार अपन ने ये 6 संभाग पढ़ लिए हैं। तो अजमेर संभाग की और इसमें कोई खास ज्यादा अच्छी विशेषता है नहीं, केवल ये 2-3 सवाल बनते हैं। तो ध्यान रहे, एक तो राज्य का सबसे मध्यवर्ती संभाग है, इसके बाद सभी संभागों का ये सीमावर्ती संभाग होता है, और मध्य प्रदेश से सबसे कम सीमा बनाने वाला संभाग भी आपका अजमेर संभाग होता है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अगला आपका जो 7वां अंतिम संभाग है वो आपका भरतपुर है। ये आपका 7वां संभाग भरतपुर है साहब। भरतपुर संभाग के बारे में अपन को थोड़ी डिटेल पढ़ना है, क्योंकि 7वां संभाग बना है, कैसे कैसे बना है इसके बारे में देखते हैं। चार जून 2005 ये तारीख है, और मुख्यमंत्री जी है वसुंधरा राजे सिंधिया। वसुंधरा राजे सिंधिया। तो 4 जून 2005 को वसुंधरा राजे जी की सरकार होती है। तो मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के द्वारा 7वां नवगठित संभाग आपका भरतपुर संभाग बनाया जाता है। भरतपुर जिस समय संभाग बनता है उससे पहले ये जयपुर संभाग का हिस्सा होता है। तो अब होता क्या है, एक तो आपका जयपुर संभाग और एक आपका कोटा संभाग, इन दोनों संभागों का पुनर्गठन करेंगे। तो जयपुर संभाग है, इससे अपन ने 2 जिले लिए हैं। तो जयपुर संभाग से 2 जिले लिए हैं, एक तो खुद भरतपुर है ना, ये आपके जयपुर संभाग का हिस्सा था, और एक जिला अपन ने ले लिया धौलपुर। तो जयपुर संभाग से भरतपुर, और एक कौन सा जिला ले लिया अपन ने? धौलपुर। तो ये दोनों जो जिले हैं ये तो आपके जयपुर संभाग में थे। तो पहले एक तो जयपुर संभाग और दूसरा है कोटा संभाग। कोटा संभाग में जो जिले हैं वो करौली और सवाई माधोपुर होते थे। एक कौन सा जिला है? करौली, और एक होता था सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर। इस प्रकार ये 2 जिले आपके कोटा संभाग में थे। तो भरतपुर संभाग का जब गठन कर रहे हैं तो 2 संभागों का विभाजन किया गया। तो 2 संभागों का पुनर्गठन किया, तो उसमें क्या क्या लिए? एक तो भरतपुर और धौलपुर आपके कहां से ले लिए? ये जयपुर संभाग से ले लिए। कोटा संभाग से करौली और आपका सवाई माधोपुर, ये 2। इस प्रकार 4 जिले रखे थे। तो 4 जून 2005 को जिस समय वसुंधरा राजे जी इसको बना रही है, तो ये आपका नया संभाग बना दिया साहब भरतपुर। अब भरतपुर को 7वां संभाग या नवीनतम संभाग कहते हैं साहब। ये आपका 7वां संभाग हो गया और ये नवीनतम संभाग हो गया साहब। अब इसमें जिले कितने रखे हैं? 4 आपके जिले रख दिए, यही वो वाले 4 जिले में जैसे आपको भरतपुर हो गया, दूसरा आपका धौलपुर हो गया, तीसरा आपका करौली हो गया, और ये आपका सवाई माधोपुर हो गया। भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर, इस प्रकार 4 जिले हो गए। लेकिन अब थोड़ा बहुत परिवर्तन कहाँ हुआ इसमें? अब जो नए जिले बनाए उनमें डीग भी एक जिला बना दिया है। तो डीग हालांकि छोटा ही जिला है, और जब रिव्यू कमेटी बिठाई गई तो उसने भी डिसीजन दिया कि भाई दूदू को तो खत्म कर देंगे, जिला नहीं रखेंगे, लेकिन डीग जिला रखा जा रहा है। तो डीग वर्तमान में इसी संभाग में शामिल किया गया है। तो वर्तमान में ये ध्यान रखना है। अब आपसे पूछे भाई डीग जिला कब बना, तो वही 7 अगस्त 2023। देखो अलग से डीग के बारे में देख लो। जैसे डीग के बारे में डिस्ट्रिक्ट की बात आती है, भाई डीग जिला कब बनता है, तो डीग जिला वही बालोतरा और बाड़मेर के साथ में जब ये बन रहे हैं, तो ये 7 अगस्त 2023। और मुख्यमंत्री कौन है? वही अशोक जी गहलोत।
यानी 7 अगस्त 2023 को डीग जिला बनता है रामलुभाय समिति की सिफारिश पर। तो ये आपके राजस्थान का डीग जिला है। अब भजन लाल जी की सरकार आती है या ललित के पवार समिति आती है, उसकी सिफारिश के आधार पर यहाँ पर बाकी सारे जो जिले 9 जिले समाप्त किए उनमें डीग जिला समाप्त नहीं किया गया। डीग आज भी जिला है और ये डीग वर्तमान में भरतपुर संभाग में। तो वर्तमान में जिले कितने हैं भरतपुर संभाग में, ये ध्यान रखना है। तो वर्तमान जिले अब यहां पर डीग भी है। तो वर्तमान में भरतपुर, वह डीग, भरतपुर, धौलपुर, डीग हो गया, भरतपुर हो गया, धौलपुर हो गया, ये आपका करौली हो गया और ये आपका सवाई माधोपुर हो गया। तो ये 5 जिले हो गए। तो वर्तमान में भरतपुर संभाग में कितने जिले हो गए, 5। तो थोड़ा ये ध्यान रखेंगे, इसके बारे में इधर बता देता हूं लोअर। ये आपका भरतपुर संभाग हो गया। भरतपुर संभाग हेडक्वार्टर आपका भरतपुर ही रहेगा। भरतपुर संभाग का हेडक्वार्टर कहां रहेगा, भरतपुर, यानी कि डिवीजन कमिश्नर कहां बैठेंगे, भरतपुर में। तो पहला हो गया आपका भरतपुर जिला, इसके बाद दूसरा हो गया आपका धौलपुर जिला। भरतपुर और धौलपुर ये दोनों पहले जयपुर संभाग के हिस्सा हुआ करते थे, तो ये जयपुर से ले लिए। तीसरा आपका हो जाता है करौली। चौथा हो जाता है सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर। ये दोनों अपन ने करौली और सवाई माधोपुर कोटा संभाग से लिए। और ये 5वां नया जो जिला बना दिया है वो आपका हो गया डीग। इस प्रकार भरतपुर संभाग में वर्तमान में जो आप 7वां संभाग भरतपुर पढ़ रहे हैं, तो भरतपुर संभाग में ये 5 जिले हो गए। अब इसकी क्या क्या विशेषता हो सकती है वो देखो साहब। एक तो इसकी जो यूनिक विशेषता है वो ये है, अगर आपने इस प्रकार मानचित्र देखा है तो भरतपुर संभाग सीमावर्ती संभाग है। अब सीमावर्ती संभाग है, कहाँ कहाँ किस किस प्रकार से सीमाएं लगती हैं, तो इसके बारे में इसकी डिटेल्ड जानकारी आप थोड़ी सी देखें। तो ये ध्यान रखना है कि ये आपका होता है भरतपुर संभाग। अब यहाँ पर जो ये भरतपुर संभाग है ना, इसमें बाकी सारे जिले आ गए। तो इधर ये जो सीमा बन रही है ना, ये आपके हरियाणा से बनती है, और इधर जो सीमा बनती है ना, ये आपके यूपी से बनती है, और इधर ये आपकी सीमा बनती है ना, ये आपके मध्य प्रदेश से बनती है। तो भरतपुर राजस्थान का सीमावर्ती संभाग है, तो ये हरियाणा से सीमा बना रहा है। इसके बाद में आपका उत्तर प्रदेश से सीमा बना रहा है, इसके बाद में आपका मध्य प्रदेश से सीमा बना रहा है। तो ध्यान रहे, भरतपुर संभाग, संभाग की बता रहा हूं मैं, भरतपुर संभाग आपके हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश 3 राज्यों से सीमा बनाता है। तो एक क्वेश्चन इसका सीमा का बन जाएगा, तो एक विशेषता हो गई। तो अपन यहां पर इस प्रकार लिख सकते हैं, भरतपुर शहर नहीं, भरतपुर संभाग लिखा है, इसलिए भरतपुर संभाग हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश 3 राज्यों की सीमा बनाता है। 3 राज्यों की सीमा बनाता है। यह आपका यूनिक क्वेश्चन बनता है भरतपुर को लेकर के, कि भरतपुर संभाग हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश 3 राज्यों की सीमा बनाता है। यानी यहां पर जो डीग जिला बना है ना, डीग, तो डीग अब इस प्रकार का जिला हो गया। डीग के बारे में बता रहे हैं कि डीग ऐसा जिला हो गया जो एक तरफ को तो लगता है हरियाणा से और एक तरफ लगेगा आपका उत्तर प्रदेश से। तो ये तो बात है डीग की। तो डीग एक तरफ यानी कि हरियाणा की सीमा, अब ये कह सकते हैं हरियाणा और यूपी की सीमा डीग से लगती है। इसके बाद जो धौलपुर जिला है, तो धौलपुर जिला उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा बनाता है। तो डीग हरियाणा और यूपी की सीमा बना रहा है। फिर आपका धौलपुर है, तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा, यूपी एमपी की सीमा पर धौलपुर है। इस प्रकार हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश तीनों राज्यों की सीमा भरतपुर संभाग बनाता है। भरतपुर शहर नहीं बनाता है, भरतपुर जिला नहीं बनाता है, याद रखना है भरतपुर संभाग है ना, वो 3 राज्यों की सीमा यहाँ पर बनाता है। तो मैंने ये आपको 7 संभाग आपके पढ़ा दिए हैं। तो पिछली 3 क्लासों में अपन ने ये 7 संभाग पढ़े हैं। तो मैं चाहूंगा आप यदि इसको डिटेल्ड जानकारी एक एक संभाग के बारे में देखें, तो शुरुआत से जिस दिन से क्लास हुई है तो वो सारी 2 क्लासेस देख लें, ये आपको देख लें, फिर आपके 7 संभाग के बारे में डिटेल्ड जानकारी हो जाएगी।
अब इसके बारे में कुछ पहले से जो परीक्षाओं में आए हुए सवाल हैं, इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन PYQs हैं या अपन ने जो नए MCQ बनाए हैं उनके बारे में अपन देखेंगे। तो उन संभागों की डिटेल जानकारी के आधार पर अब कुछ जो सवाल बनते हैं उन पर अपन चर्चा कर लेते हैं। तो अपन पहला प्रश्न देखो। पहला प्रश्न है कि राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत कब हुई। ये बहुत ही सिंपल और सरल कई बार पूछा जाने वाला सवाल है। ये पूछा जाता है वह राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत कब की गई, किसने की गई। तो ध्यान रहे इसका उत्तर देखो 30 मार्च 1952, यानी कि ये 30 मार्च को देख करके कंफ्यूज कर सकता है। इसके बाद 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 नहीं है, इस दिन अपना संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, लेकिन संभागीय व्यवस्था पहले से ही थी। तो पहले से ही थी ना, जिसका उत्तर हो जाएगा 30 मार्च 1949। मैंने आपको ऐसे बताया हुआ है कि 30 मार्च 1949 को 25 जिले और 5 संभाग, कितने जिले, 25 जिलों को 5 संभागों में बना करके हीरालाल शास्त्री, मुख्यमंत्री है हीरालाल जी शास्त्री, तो हीरालाल शास्त्री के द्वारा 30 मार्च 1949 को संभागीय व्यवस्था की शुरुआत की गई। उस समय आपके 5 संभाग बनाए गए थे और जिले कितने थे, 25। तो ये इस प्रकार आपका पहला सवाल हो गया। अगला देखो दूसरा सवाल, संभागीय व्यवस्था किसने शुरू की। अभी अपन उत्तर दे चुके थे हीरालाल शास्त्री, तो संभागीय व्यवस्था दूसरे प्रश्न पर ध्यान रखे, मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री ने संभागीय व्यवस्था शुरू की थी। तो प्रथम बार जो शुरुआत करते हैं ना, प्रथम बार ध्यान रखना है, प्रथम बार शुरुआत, या मैं ये कहूं सर्वप्रथम संभागीय व्यवस्था की शुरुआत किसने की, तब आप ये याद रखना है मुख्यमंत्री हीरालाल जी शास्त्री हैं। अब देखो मुख्यमंत्री मोहनलाल जी सुखाड़िया, इन्होंने संभागीय व्यवस्था को समाप्त किया था। इनका सवाल ये बनेगा कि संभागीय व्यवस्था को समाप्त किसने किया। तो ध्यान रहे मोहनलाल जी सुखाड़िया संभागीय व्यवस्था को समाप्त करने वाले व्यक्ति हैं। फिर वापिस जब ये हरिदेव जी जोशी हैं, ये संभागीय व्यवस्था को पुनः प्रारंभ करते हैं, यानी कि पुनः प्रारंभ करते हैं। तो ये दोबारा जो शुरुआत होती है ना, ये आपके पुनः प्रारंभ, ये इनके समय होती है। तो ये याद रखना है, ये तीनों ऑप्शन जो आपके में लिए गए ये इसी प्रकार से लिए MCQ में कि आपको वो पूरा चैप्टर वापस रिकॉल हो जाए। यानी कि संभागीय व्यवस्था किसने शुरू की, अपन को इस उत्तर को बताना है। जब तो आप सीधे उत्तर बता सकते हैं हीरालाल शास्त्री ने की थी, तो हीरालाल शास्त्री जी प्रथम बार शुरुआत करते हैं, बीच में संभागीय व्यवस्था समाप्त हो जाती है, वो व्यक्ति है मोहनलाल सुखाड़िया। दोबारा जब संभागीय व्यवस्था शुरू करते हैं वो मुख्यमंत्री कौन है जो पुनः प्रारंभ करते हैं, वो हरदेव जोशी। इसके बाद ये ऑप्शन और लिया गया है टीकाराम पालीवाल। देखो जो टीकाराम पालीवाल है ना, ये राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं, प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री। यहां पर यदि आपने ध्यान दिया है तो एक सवाल ये भी आता है कि राजस्थान के पहले मनोनीत मुख्यमंत्री कौन है। तो पहले मनोनीत मुख्यमंत्री तो हीरालाल शास्त्री हैं और प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं। तो प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री आपके कौन है, ये आपके टीकाराम पालीवाल जी हैं। तो टीकाराम पालीवाल जी के आधार पर अपन ये उत्तर दे सकते हैं कि ये प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री है। तो इस स्लाइड से या इस प्रश्न से आपके कई सारे प्रश्न क्लियर हो रहे हैं। तो यह आप ध्यान रखें, जैसे आपसे CM साहब पूछ ले जाए, कई बार यह सवाल आ चुका है, हालांकि इसमें ज्यादा याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं। अपने यहाँ पर एक तो है मनोनीत, ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, एक तो आपसे मनोनीत पूछेंगे और एक आपसे पूछेंगे निर्वाचित। तो जो मनोनीत है ना, वो तो आपके हीरालाल शास्त्री हैं। कौन है, हीरालाल शास्त्री जी, ये मनोनीत मुख्यमंत्री हैं। और जब आपसे निर्वाचित पूछे जाएंगे तो निर्वाचित के तौर पर क्या याद रखना है, टीकाराम पालीवाल। तो टीकाराम पालीवाल राजस्थान के पहले इलेक्टेड CM है, यानी कि फर्स्ट इलेक्टेड CM ऑफ टीकाराम पालीवाल। तो इस प्रकार ये दो मुख्यमंत्रियों का सवाल भी कई बार आता रहता है, तो थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। अगला सवाल देखो भाई, राज्य का 26वां जिला कौन सा व कब बना। ध्यान समझना है, राजस्थान का 26वां जिला बता रहे हैं, तो 26वां जिला कौन सा और कब बना, इसको लेकर के इसमें सवाल आया है। तो देखो साहब 26वां जिला, तो देखो बनता तो अजमेर ही है, लेकिन वर्ष 1952 में नहीं बना है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद धौलपुर आपका 27वां जिला बना है। इसके बाद अजमेर देखो वर्ष 1956 में। अब अजमेर राजस्थान का 26वां जिला बना है। यहाँ यही सवाल पूछा गया है कि राजस्थान का 26वां जिला कब और कौन सा बना है, तो इसका राइट आंसर होगा अजमेर।
राजस्थान का 26वां जिला अजमेर बनता है 1 नवंबर 1956 को। तो 7वां संविधान संशोधन जब पास होता है, या मैं कहूं कि जिस समय अपने राजस्थान का वर्तमान स्वरूप प्राप्त होता है, तो उस दिन अपना अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र राजस्थान में मिला दिया गया था। इसलिए ये 1 नवंबर राजस्थान स्थापना दिवस कहलाता है। तो इस दिन अपने मुख्यमंत्री होते थे सीएम साहब, कौन थे? मोहनलाल जी सुखाड़िया। तो मोहनलाल जी सुखाड़िया के शासनकाल में आपका ये जिला बनता है अजमेर, जो राजस्थान का 26वां जिला बनता है, या प्रथम नवगठित जिला बनता है। अगला देखो साहब सवाल, चौथा सवाल है, प्रतापगढ़ जिले का गठन किस समिति की सिफारिश पर बना है? ध्यान से देखो, चौथा सवाल प्रतापगढ़ जिला, और यहां पूछी गई है आपसे समिति, यानी कौन सी समिति है जिसकी सिफारिश के आधार पर प्रतापगढ़ का जिला बनाया गया? तो देखो ये जीएस संधू समिति, हालांकि ये भी जिले से रिलेटेड समिति थी। जिस समय आपके अशोक गहलोत जी का शासनकाल था, तो ये जीएस संधू समिति बनाई गई थी। और रामलुवाया समिति भी अशोक गहलोत जी के शासनकाल में बनाई थी, जो जिले बढ़ाकर के 50 किए थे। इसके बाद ललित के पवार समिति बनाई, ये आपके भजनलाल जी शर्मा के द्वारा बनाई गई थी। और ये परमेश चंद्र समिति, ये वसुंधरा राजे जी के समय की है। तो ध्यान रखना है, प्रतापगढ़ जिले का गठन आप जो परमेश चंद्र समिति की सिफारिश पर हो रहा है, तो ये उसका उत्तर रहेगा। इस समय मुख्यमंत्री कौन है? वसुंधरा राजे जी सिंधिया। तो ध्यान रखना है, प्रतापगढ़ जिले का गठन कौन सी समिति की सिफारिश पर किया गया? परमेश चंद्र समिति की सिफारिश पर किया गया। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि प्रतापगढ़ राजस्थान का 33वां जिला बनाया गया था। प्रतापगढ़ के गठन को लेकर के चित्तौड़गढ़, उदयपुर और बांसवाड़ा 3 जिलों का विभाजन किया गया था। 3 जिलों की 5 तहसील इसमें शामिल की गई थी और नया जिला प्रतापगढ़ बनाया गया था, जिसके लिए सिफारिश करने वाली जो समिति थी वो परमेश चंद्र समिति है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। आगे देखो, संभागीय व्यवस्था बंद कब कर दी गई, यानी कब बंद कर दी गई, ये ध्यान रखना है। अब देखो, ये 24 अप्रैल 1962 को जो मुख्यमंत्री है मोहनलाल जी सुखाड़िया, मोहनलाल जी सुखाड़िया राजस्थान के सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री है। तो ये मोहनलाल जी सुखाड़िया राजस्थान के सीएम रहे थे, कितनी बार? 4 बार। लगभग 17 वर्ष तक के राजस्थान में इन्होंने शासन किया था। इनको आधुनिक राजस्थान के निर्माता कहते हैं। मोहनलाल सुखाड़िया जी को आधुनिक राजस्थान के निर्माता कहा जाता है। तो ये सब आधुनिक राजस्थान के निर्माता है, और ये ऐसे निर्माता हैं, इन्होंने संभागीय व्यवस्था को ही समाप्त कर दिया साहब। तो ये आधुनिक राजस्थान के निर्माता तो हैं, लेकिन इनके बारे में ये बात ध्यान रखना है, संभागीय व्यवस्था समाप्त कर दी। डायरेक्ट जिला कलेक्टर सीएमओ रिपोर्ट करेंगे, ये व्यवस्था इन्होंने लागू कर दी, और इसलिए इनको आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहा जाता है। संभागीय व्यवस्था समाप्त कर दी साहब, तो ये बंद कर दी। तारीख याद रखनी है 24 अप्रैल 1962 को। अगला प्रश्न देखो, राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला संभाग। तो ये छठा प्रश्न है ना, इसमें ये बताया गया है राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला संभाग। तो जो आपके नीचे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये जो क्षेत्र है ना, ये जो डिस्ट्रिक्ट है, इनमें सबसे ज्यादा लिंगानुपात पाया जाता है। और ये लिंगानुपात वाले जिले कहां पर है? उदयपुर संभाग में। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात पूछ रहा है आपका उदयपुर संभाग है। सर्वाधिक नदियां पूछता है तो आपका कोटा संभाग है। इंटरनेशनल बाउंड्री, इंटर स्टेट बाउंड्री पूछता है तो आपका बीकानेर संभाग है। सर्वाधिक साक्षरता यदि पूछता है तो आपका जयपुर संभाग है। तो यहाँ पर लिंगानुपात पूछा गया, इसलिए उदयपुर संभाग याद रखना है। अगला प्रश्न देखो भाई, 7वां क्वेश्चन, हनुमानगढ़ जिला कब बना? तो हनुमानगढ़ जिला कब बना, तो ये मैंने क्रम से पूरा बताए रखा है। जैसे आपसे सबसे पहले जिला बना था अजमेर, इसके बाद बना था धौलपुर, फिर बारां, दौसा, राजसमंद। अब देखो ये बना हनुमानगढ़, इसके बाद ये बनेगा करौली, इसके बाद ये बनेगा प्रतापगढ़। तो अजमेर बनता है 1956 में, धौलपुर बनता है 1982 में। अब ये जो धौलपुर, बारां, दौसा और राजसमंद ये बनते हैं 1991 में। और हनुमानगढ़ आपका ये जिला जो 26, 27, 28, 29, 30, 31वां जिला बनता है हनुमानगढ़। तो हनुमानगढ़ आपका राजस्थान का कौन सा जिला बन रहा है? तो ये 31वां जिला बनता है। तो राजस्थान का 31वां जिला बनता है हनुमानगढ़। ये 12 जुलाई 1994 को बनता है। तो यह याद रखेंगे, 1994 को हनुमानगढ़ जिला बनता है। फिर 1997 में आपका करौली जिला बनता है, और प्रतापगढ़ बनता है 2008 में। इस प्रकार मैंने शॉर्ट में वापस लिख दिए हैं, ये आपको जिलों का याद रहना चाहिए। 10 अप्रैल 1991, यानी कि ये इनकी तारीख है,
12 दौसा राजसमंद जिले बन रहे हैं 10 अप्रैल 1991 को। 19 जुलाई 1997 यानी कि ये आपके ये 1997 करौली की तारीख है। और 26 जनवरी 2000 ये 2008 है, वैसे तो यहाँ पर छप गया है 2000। तो ये इस प्रकार से तारीख है। तो ध्यान रहे हनुमानगढ़ जिला कब बना या कौन से क्रम का बना, तो 31वें क्रम का बना। और कब बना, तो 12 जुलाई 1994 को बना। ये आपके हनुमानगढ़ जिला बनता है। अगला प्रश्न देखो, राज्य में सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला संभाग है, यानी कि राजस्थान में ऐसा कोई संभाग बताओ जो सभी राज्यों में सीमा बनाता है, यानी कि सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा बनाता है, ऐसा संभाग बताना है। तो अभी मैंने जब पढ़ाया भरतपुर संभाग तो मैंने बताया था कि भरतपुर राज्य का ऐसा संभाग है जो सबसे ज्यादा राज्यों के साथ सीमा बनाता है। तो इसका उत्तर रहने वाला है प्यारे बच्चों भरतपुर। तो भरतपुर क्या है, एक तो हरियाणा से सीमा बनाता है साहब अपनी, तो हरियाणा की सीमा पर डीग से शुरू हो जाता है। अब ये आपका हरियाणा की सीमा बना रहा है। इसके बाद एक हमने देखा है उत्तर प्रदेश की सीमा बना रहा है, ये भी आपका भरतपुर संभाग। और एक आपका मध्य प्रदेश की सीमा बना रहा है। इस प्रकार भरतपुर संभाग राजस्थान का ऐसा संभाग है जो सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा बनाता है। तो इसका उत्तर हो गया भरतपुर संभाग। अगला देखो, मध्य प्रदेश की सीमा पर कितने संभाग हैं, ध्यान रखना है वो सर्वाधिक राज्यों से मिलने वाला संभाग था। यहां पर स्पेशल टारगेट किया है एमपी को कि मध्य प्रदेश की सीमा पर कितने संभाग हैं, यानी कि ये आपका उत्तर हो गया भरतपुर संभाग, इसके बाद कोटा संभाग, इसके बाद अजमेर संभाग, इसके बाद उदयपुर संभाग। तो ये आपका इसका उत्तर है। अब मैं यहाँ पर इसके बारे में थोड़ी डिटेल जानकारी देना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश की सीमा से जो संभाग लग रहे हैं उसमें आप किस प्रकार से राइट आंसर तक पहुंच सकते हैं वो देखो। देखो भाई, ये आपका नीचे जो एरिया है इस प्रकार, यहां पर वापस दोबारा गलती नहीं करें तो ये ध्यान से देखें, ये आपका राजस्थान है। अब राजस्थान है तो ये जो लास्ट का अंतिम जिला है ना, ये आपका जिला कहलाता है आपका धौलपुर। देखो ये जो डिस्ट्रिक्ट है ना, ये आपका धौलपुर जिला है। अब धौलपुर राजस्थान का पूर्वी जिला है। तो धौलपुर राजस्थान का ऐसा जिला है जो ऊपर इधर तो लगेगा आपके उत्तर प्रदेश से, अब यूपी की सीमा बना रहा है, और इधर आपका लगेगा मध्य प्रदेश से। तो पहला जिला आपका धौलपुर ही हो गया। इसके बाद धौलपुर हो गया। धौलपुर के बाद एक जिला होता है आपका करौली, इसके बाद एक जिला होता है सवाई माधोपुर, फिर ये एक प्रकार से एक जिला और आता है जिसका नाम आप कह रहे हैं कोटा। तो देखो धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और ये आपका हो गया कोटा। इधर जो जिला लगता है ना ये होता है बारा, इधर ये होता है झालावाड़। फिर यहाँ छोटी सी सीमा बनेगी भीलवाड़ा से, क्योंकि छोटी सीमा आपकी जो भीलवाड़ा से बनेगी। फिर आपका जैसे मैं यहां थोड़ा सा स्पष्ट कर देता हूं इसको, ये यहां पर ऐसे है। अब देखो ये जो जिला लगा ना, ये आपका कोटा, झालावाड़, और ये छोटी सी सीमा बन रही है भीलवाड़ा की। भीलवाड़ा की सीमा इसके साथ में फिर अपन ने देखा ये हो गया आपका भीलवाड़ा। फिर ये ऊपर थोड़ा सा आपका प्रतापगढ़, और ये थोड़ा सा आपका चित्तौड़गढ़, और ये आपका हो गया बांसवाड़ा। तो ध्यान रहे ये जो आपका भीलवाड़ा है ना, ये अजमेर संभाग है। भीलवाड़ा किस संभाग का हिस्सा है, ये अजमेर संभाग का हिस्सा है। और बाकी ये तीनों किसके हिस्से हैं, ये आपके उदयपुर डिवीजन के हिस्से हैं। तो ये आपका हो गया अजमेर डिवीजन यानी अजमेर संभाग, ये आपका हो गया उदयपुर डिवीजन यानी उदयपुर संभाग, और ये आपका कोटा डिवीजन, और कोटा डिवीजन यानी कि कोटा के चारों जिले, कोटा हो गया। अब बूंदी सीमा नहीं बनाता, बूंदी आंतरिक जिला है वो सीमा नहीं बनाता है। तो कोटा डिवीजन के तीनों जिले कोटा, बारा और झालावाड़, ये आपका झालावाड़ है तो ये भी सीमा बना रहा है। और एक आपका ये भरतपुर हो गया, तो भरतपुर संभाग यानी भरतपुर डिवीजन। तो ये ध्यान रखना है कि आपके राजस्थान के जो 10 जिले हैं वो 4 संभागों में विभाजित हैं। तो राजस्थान के 10 जिले कितने संभागों में हैं, 4 संभागों में। तो यहाँ ये थोड़ा ध्यान रखना है, भरतपुर, भरतपुर के बाद कोटा, कोटा के बाद अजमेर। अजमेर में जो भीलवाड़ा जिला है वो सबसे कम सीमा बनाता है, इसलिए राजस्थान की सर्वाधिक सीमा लगती है कोटा संभाग से, क्योंकि कोटा संभाग में जो जिला है ना झालावाड़, ये सबसे ज्यादा सीमा बनाता है मध्य प्रदेश से, और भीलवाड़ा जिला है ये सबसे कम सीमा बनाता है मध्य प्रदेश से। तो ये दोनों जिले याद रखने हैं, तो दोनों के संभाग याद रखने। इसके बाद आपका उदयपुर तो आपको दिखता ही है,
तो मध्य प्रदेश की सीमा पर कितने संभाग हो गए साहब? तो कितने संभाग हो गए? तो ये आपके 4 संभाग हो गए मध्य प्रदेश की सीमा पर। कौन कौन से? एक हो गया भरतपुर, इसके बाद ये कोटा, इसके बाद ये अजमेर, इसके बाद ये उदयपुर। ये 4 संभाग मध्य प्रदेश की सीमा पर है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि राजस्थान के जो 10 जिले हैं उनमें कौन कौन से सीमावर्ती संभाग है, कौन कौन से सीमावर्ती जिले हैं और किस किस प्रकार से वो व्यवस्थित क्रम में है। ऊपर से नीचे भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की बात आती है। थोड़ी डिटेल और जानकारी बता देता हूं। राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में जो सीमा है ना, वो आपके लगती है 1600 किलोमीटर। तो राजस्थान की सबसे लंबी सर्वाधिक आपकी इंटर स्टेट बाउंड्री, अंतरराज्यीय सीमा जो लगती है वो 1600 किलोमीटर है। राजस्थान के भी 10 जिले और मध्य प्रदेश के भी 10 जिले सीमा बना रहे हैं। अब सबसे ज्यादा जो मध्य प्रदेश की सीमा है उस पर एक जिला है आपका झालावाड़। तो सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला पूछता है तो झालावाड़, सबसे कम सीमा बनाने वाला आपका जिला पूछता है तो आप उत्तर क्या करेंगे? भीलवाड़ा। इस प्रकार थोड़ा ध्यान रखना, झालावाड़ जिला है, भीलवाड़ा जिला है। और संभाग पूछेंगे तो ये कोटा संभाग का हिस्सा है और ये अजमेर संभाग का हिस्सा है। तो ये सवाल का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। सही कथन का चयन करें। अब देखो ऐसे जब भी सवाल आते हैं ना, सही कथन बताइए, गलत कथन बताइए, तो अपन को चारों स्टेटमेंट थोड़े अच्छे से पढ़ने पड़ते हैं। चारों स्टेटमेंट में क्या कहना चाहता है, कहां पर सही है कहां पर गलत है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। देखो पहला पढ़ते हैं, भरतपुर संभाग 2 राज्यों की सीमा बनाता है। अब देखो मैंने पढ़ाया था तो ऐसे बताया था कि डीग है ना, डीग भरतपुर संभाग का हिस्सा है जो हरियाणा से सीमा बना रहा है। इसके बाद यूपी है ना, इससे सीमा बना रहा है धौलपुर, और मध्य प्रदेश की सीमा बना रहा है वो भी धौलपुर। तो हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, तो भरतपुर संभाग है ना वो 3 राज्यों की सीमा बना रहा है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट हो गया आपका गलत, क्योंकि यहाँ क्या बताना है? सही बताना है। इसके बाद भरतपुर हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश की सीमा बनाता है। अब आप कई बार यहां उत्तर दे सकते हैं। जिन बच्चों को ये पता नहीं है कि भाई ये 2 है, या जिनको ये पता है भाई 3 है, तो देखो हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ध्यान देना है सवाल, इसका उत्तर ये नहीं है, ये अभी भी गलत है। क्योंकि भरतपुर पूछा है, इसका मतलब भरतपुर शहर हो सकता है, भरतपुर जिला हो सकता है, या संभाग शब्द नहीं लिखा हुआ है। तो हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये बात तो सही है, लेकिन ये संभाग नहीं लिखा हुआ, इसलिए ये अभी भी गलत है। ये आया हुआ सवाल है, मैंने जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न है ना उनमें से ये लिया है। अब इसका राइट आंसर क्या है कि धौलपुर है ना वो जिला हो सकता है या शहर, तो ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा बनाता है। इसका राइट आंसर ये है। अब देखो भरतपुर और धौलपुर दोनों जिले मध्य प्रदेश की सीमा बनाते हैं, ये इसलिए गलत है क्योंकि मध्य प्रदेश से भरतपुर नहीं लगता है, मध्य प्रदेश से केवल धौलपुर लगता है, भरतपुर आपका नहीं लगता, इसलिए ये कथन ऐसे गलत है। ये कथन क्यों गलत हुआ? यदि यहां भरतपुर संभाग लिख देता तो ये सही हो जाता, क्योंकि भरतपुर संभाग, यहां शब्द लिखा हुआ है संभाग, ध्यान यही रखना है वैसे इसमें। तो जब भी कभी भी सही कथन या गलत कथन आ जाए तो थोड़ा आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। जल्दबाजी में आप उत्तर देंगे तो सिली मिस्टेक्स कर सकते हैं। ये सवाल दिया ही इसलिए गया है क्योंकि आधे से राजस्थान के बच्चे तो ये जल्दबाजी में ही गलत कर देंगे। देखो भरतपुर संभाग 2 राज्यों की सीमा बनाता है। अब जिसको पता है नहीं नहीं साहब 2 राज्यों की सीमा नहीं बनाता, तो वो क्या करेगा? थोड़ा और स्टेटमेंट पढ़ेगा, भरतपुर संभाग हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हाँ ये बनाता है। अब वो यहां भूल जाता है यहाँ संभाग दिया हुआ है और यहाँ भरतपुर केवल भरतपुर है, ना जिला कहा ना संभाग कहा, इसका मतलब ये आपका गलत है। धौलपुर उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की सीमा बनाने वाला जिला है ही है, तो इसका आंसर रहेगा सी उत्तर। अगला देखो, कौन सा संभाग अंतरराज्यीय सीमा नहीं बनाता? क्या पूछा गया है? कौन सा संभाग अंतरराज्यीय सीमा नहीं बनाता? तो देखो अभी अपन भरतपुर के बारे में पढ़ ही रहे हैं, तो भरतपुर ने एक तो हरियाणा की सीमा बना दी, इसके बाद उत्तर प्रदेश की सीमा बना दी, इसके बाद मध्य प्रदेश की सीमा बना दी। इसका मतलब अंतरराज्यीय पूछा है। देखो ध्यान रखना है, एक तो ये भी ध्यान रखना है सीमा कौन सी पूछी है, इंटर स्टेट बाउंड्री, अंतरराज्यीय सीमा। तो ये हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश की सीमा भरतपुर बना ही रहा है। इसके बाद अजमेर जो संभाग है ना, ये आपके मध्य प्रदेश की सीमा बना रहा है, भीलवाड़ा जिला जो बताया था। उदयपुर संभाग एक तरफ मध्य प्रदेश की सीमा बना रहा है और दूसरी तरफ आपके क्या है, गुजरात की सीमा बनाता है। तो इसका उत्तर होगा कोई नहीं। जल्दबाजी में किसी न किसी उत्तर देने की कोशिश नहीं करें, पूरा आपको जो स्टेटमेंट को पता है तो ही उत्तर दें। तो यहां पर उत्तर क्या होगा? कोई नहीं, क्योंकि क्या पूछा है? अंतरराज्यीय सीमा। अगर अंतरराष्ट्रीय पूछता तो इसी प्रकार आप या तो बीकानेर ढूंढते या आप जोधपुर संभाग ढूंढते। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है।
सर्वाधिक जिले किस संभाग में हैं? तो आज की दृष्टि से अपन देखें जब, तो सर्वाधिक जिले आपके जोधपुर संभाग में, जोधपुर में 8 जिले हैं। तो ये तो बहुत ही सिंपल सवाल हो गया। अगला देखो, धौलपुर जिले के गठन के समय राज्य का मुख्यमंत्री कौन था? तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि धौलपुर का जब गठन होता है उस समय राज्य के मुख्यमंत्री कौन थे। तो यहां पर अपन से पूछे हैं सीएम साहब कि वो मुख्यमंत्री बताइए जब धौलपुर का गठन होता है। तो मैंने आपको ये जो मुख्यमंत्री लिख रखे हैं ना, इनके आधार पर पूरे पिछले 1 2 3 क्लासों में पूरा कंप्लीट रिवीजन करवाया है, बार बार इनको 1 2 बार 3 बार बताया भी है। तो यहां आप इसके उत्तर पर पहुंचेंगे शिवचरण जी माथुर। कैसे बताया हुआ देखो, मोहनलाल सुखाड़िया जिस समय मुख्यमंत्री है उस समय आपका अजमेर जिला बनता है 26वां। 27वां जिला धौलपुर है, वो आपके शिवचरण माथुर साहब के समय बनता है। फिर भैरव सिंह जी शेखावत के समय तो बताया ही है कि 28वां जिला बनता है, 29वां जिला बनता है, 30वां जिला बनता है, 31वां जिला बनता है, 32वां जिला बनता है। ये सारे जो जिले बने ये किसके समय बन रहे हैं? भैरव सिंह जी शेखावत के समय पर। ये आपका 27वां जिला बना है धौलपुर, ये शिवचरण माथुर साहब के, और 26वां जिला अजमेर इनके। तो ये ध्यान रखना है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? शिवचरण जी माथुर। धौलपुर जिले का गठन के समय मुख्यमंत्री कौन है? शिवचरण माथुर साहब। अब गहलोत जी के समय पर लगा 34 से और 50 तक के जिले बने थे, लेकिन ये जिले कुछ समाप्त कर दिए, 41 तक रख दिए गए। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर। बालोतरा जिले का गठन कब और किसके शासनकाल में होता है? यानी कि नया जिला बना दिया बालोतरा। बालोतरा जो जिला बना है ये बाड़मेर से बना है। तो ध्यान रखना है कि जिले का गठन कब हुआ और किसने किया। अब देखो 2 जगह अशोक गहलोत जी हैं और 2 जगह भजनलाल जी हैं। अब ये सवाल थोड़ा सा ध्यान रखने का है, क्योंकि यहाँ पर तारीखें भी सेम ही है, लेकिन क्या अर्थ कर, ये एक तो 2023 और ये 2022। तो 7 अगस्त 2023 और 7 अगस्त 2022, इधर भी अशोक गहलोत है, इधर भी अशोक गहलोत है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 7 अगस्त 2023 बालोतरा जिला बनाए तो 7 अगस्त 2023 को अशोक गहलोत जी के शासनकाल में। तो इसका राइट आंसर तो हो गया पहला वाला कि 7 अगस्त 2023 को जब अशोक गहलोत जी ने जिले बना करके 50 किए थे ना, तब बन गया था बालोतरा। इसके बाद जब भजनलाल जी की सरकार आई, तो भजनलाल जी की सरकार है ना 29 दिसंबर 2024 को। ये बात तो सही है, क्योंकि 50 जिले से घटा करके भजनलाल जी ने 41 जिले जब किए, वो तारीख है आपकी ये 29 दिसंबर 2024। लेकिन प्रश्न की क्या डिमांड है? बालोतरा कब बना? तो बालोतरा कब बना, इसका राइट आंसर हो गया 7 अगस्त 2023 को। यह ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस शहर को मत्स्य नगर यानी फिश सिटी कहा जाता है? तो 15वां और लास्ट क्वेश्चन है आपके, किस शहर को, ऐसा कौन सा शहर है राजस्थान में जिसको आप मत्स्य नगर के नाम से जानते हैं? और प्यारे बच्चों, ये अपना एक शहर है अलवर, जिसको आप मत्स्य के नाम से जानते हैं। आपने ऐसे पढ़ा भी होगा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, और एक ठिकाना था आपके नीमराणा, जो इसमें ही आता है, नीमराणा अलवर में ही। इन सारी रियासतों को मिला करके मत्स्य शहर बनाया गया या मत्स्य संघ बनाया गया। तो उसी मत्स्य संघ के आधार पर ये जो जिला है, हालांकि उस समय तो इसकी राजधानी विराटनगर होती थी, लेकिन आजकल ये पूरा एरिया अलवर जिले में आता है। तो ये ध्यान रखना है, मत्स्य शहर या मत्स्य सिटी के नाम से आपका हो गया अलवर जिला। इस प्रकार अपन ने ये सारे सवाल पढ़ लिए हैं। तो जितने भी आप सवाल पढ़े ये संभाग और संभागीय व्यवस्था संबंधित थे। तो मैं चाहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों को ये क्लास के लिए मोटिवेटेड करके आप जितनी ज्यादा क्लासेस देखें, उनके शॉर्ट रिवीजन, बार बार मैं प्रीवियस क्वेश्चन या एमसीक्यू के बारे में यदि बताता हूं तो वो आप ध्यान से सुने, क्योंकि मेरी फुल कोशिश रहती है कि आप 1 क्लास 2 क्लास या 3 क्लास जो पूरा रिपीटेशन है ना, वो एक बार में ही आ जाए। तो लास्ट में जिस दिन एक 1 शॉट वीडियो लाएंगे तो ऐसा लगेगा कि पूरा चैप्टर वाइज रिकॉल करा दिया। तो पूरी कोशिश रहेगी कि आप धीरे धीरे, इस चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद, थैंक यू।